अस्सलाम वालेकुम बच्चे। अमीना, दुआ, अम्मार भाई दिख रहे हैं। आई कैन सी मोहम्मद एहसन एज वेल। सो कैन यू? वालेकुम अस्सलाम। ओके अम्मार भाई, एनी प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग? अमीना बच्चा, व्हाट प्रॉब्लम्स, व्हाट कॉमन इश्यूज डू यू गाइस फेस इन F9? आप लोगों को F9 से रिलेटेड क्या कॉमन इशू? CRQ थ्योरी, बिल्कुल। और तो अब मैं लिखना शुरू करता हूँ जो जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आते जाते हैं, ताकि फिर हम उनको एक एक करके एड्रेस कर सकें। सही है, CRQ की थ्योरी। ठीक है सर, मुझे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। जबरदस्त, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और बताओ बच्चा। एनीवन एल्स? ये हमारी बेटी दुआ की थ्योरी है। दुआ की क्वेरी है ये। इसके ऊपर हमारे पास ये अमीना की क्वेरी है। ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन का रिवीजन करवा दें। बिजनेस वैल्यूएशन ब्रीफ रिवीजन। और किसी बच्चे को कोई इश्यू है भाई? क्राउड फंडिंग, सप्लाई चेन, P2P फाइनेंस। ओके, क्राउड फंडिंग, सप्लाई चेन, P2P फाइनेंस, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ऑल्सो। अच्छा, तो जो अभी तक मैं आप लोगों की क्वेरी से समझ पाया हूँ वो यही है कि यू गाइज हैव मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन थ्योरी पार्ट, राइट? ऐसा ही है। क्योंकि हमारा ज्यादातर फोकस कैलकुलेशंस पे वैसे भी होता है, तो हमारा ज्यादातर प्रॉब्लम हमें थ्योरी पार्ट पे ही रहता है। और हमें थ्योरी से रिलेटेड चीजों को ही क्विकली अगर हम रिवाइज कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, राइट? चलें। अच्छा बेटा, मैं द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज सेशन इज कि मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस स्ट्रैटेजीज, बिल्कुल कुछ प्रैक्टिस स्ट्रैटेजीज, कुछ क्विक फिक्सेस जो आप लोगों की अटेम्प्ट को अच्छे से कर सके। सर, रेशियोज का टॉपिक इन डिटेल कंपलसरी है। अच्छा, ये मैं, अच्छा अब ये क्वेरीज स्टार्ट हो रही है, मैं थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे तो अगेन एज आई सेड, मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप लोगों ने अपने आप को अनम्यूट किया। एंड हम दोनों, हम लोग सब एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर एंड ऑल्सो वी आर एबल टू टॉक अबाउट इश्यूज विद ईच अदर। तो अगर आप अपने आप को प्लीज ओपन कर लेते हैं अपने माइक्रोफोन्स को, तो फिर मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। वरना कोई मसला नहीं है भाई, हम जैसे चल रहे हैं वैसे चल लेते हैं। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा आज, क्योंकि हमारे बच्चों की फरमाइश है। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो कोई और क्वेरी, कोई और चीज जो आप लोगों को शेयर करनी है? अच्छा सर, क्या रेशो का पार्ट कंपलसरी है? बिल्कुल बेटा, रेशोज का पार्ट कंपलसरी है। अगर आप रेशोज नहीं करेंगे अमीना, तो आप ओवर ट्रेडिंग और इन सारे इश्यूज को कैसे आप समझेंगी? मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगी कि बिल्कुल बच्चे, रेशोज का पार्ट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेशोज के पार्ट के बगैर तो आपके बहुत सारी आंसर्स नहीं हो सकते। तो रेशोज तो आपको करने पड़ेंगे और उसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको दो बातें करनी है: सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। फिर इसके बाद आपने हेजिंग की तरफ जाना है, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड।
इसके अलावा फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, और इस तरफ हम अगर बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट और बाकी चीजों के लिए तो हमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास हमारी बुक्स हैं, हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं। उसी के अंदर काफी हद तक हमारी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यू गाइस आर हेयर फॉर दी अटेम्प्ट, प्रैक्टिस स्ट्रैटेजीज बता दें, ये कर दें, तो उसके ऊपर ही हम थोड़ी सी इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल एनवायरनमेंट पर बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, लेट्स वेट 2-3 मिनट्स ताकि अगर और बच्चों ने ज्वाइन इन करना है तो वो ज्वाइन इन कर सके, एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। अच्छा बेटा, किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन जो बिल्कुल हमारा पहला चैप्टर है एज पर टेक्स्ट बुक, उसके अंदर अगर कोई इशू है तो प्लीज शेयर करें। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का तो आई डोंट थिंक किसी को कोई इशू होगा, राइट? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये सारी चीजें तो बहुत बच्चे बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, बहुत इजीली चीजें ये कवर हो जाती हैं, राइट? No, it's not purely a non-English class. If you want, you can give me your queries and I will obviously answer you, Kenny. Working capital के अंदर भी I don't think anyone has any issues, right? But I would be more comfortable if I'm talking to you guys rather than you guys typing it out and me uh, having to look at the chat box. It should be an interactive session rather than one-sided one, because it's just your last class before your exam. Your exam is a week away or something. So I really don't think it will be of any help if we are not talking to each other. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. What's your name, bache? सर दुआ दुनिया। Okay, bacha. Dua, what are your common problems that you're facing? सर मुझे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में और रिस्क मैनेजमेंट में थोड़े मसले हैं, मुझे बेसिक से समझ नहीं आए, थ्योरीज एंड कैलकुलेशंस एज वेल। Okay. ओके, ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। अरे मेरा बच्चा, ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर कैपिटलाइजेशन तो दुनिया की सबसे आसान चीज है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि यू आर ट्रेडिंग मच मोर देन योर रिसोर्सेज, सो योर inventory turnover, your receivable turnover, and your payable turnover basically helps you to identify that if someone is over trading or not. So if things are working on, let's say, आप इंडस्ट्री एवरेजेस से बहुत ही ज्यादा पैसा या बहुत ही ज्यादा अमाउंट आप अपने वर्किंग कैपिटल में लगा के बैठे हो, दैट्स बेसिकली व्हेन यू आर ओवर ट्रेडिंग। ओके। अच्छा बेटा, आप फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की बात करें मेरा बच्चा, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। बिल्कुल समरी समरी में चलेंगे ताकि वी आर एबल टू हेल्प एवरीवन एंड वी आर एबल टू टॉक विद एवरीवन एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। सो अगर हम फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की बात करें तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और समराइज्ड वे में लेके चल रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। बच्चा, दो चीजें हैं। पहले तो आपके बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन बनाता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज समथिंग विच दी गवर्नमेंट मेक्स। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसीज आपके पास कौन कौन सी होती हैं बच्चे? आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज वो होती हैं जो गवर्नमेंट बना रही होती है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आपके पास दो हैं। कौन कौन सी है मेरा बच्चा? बेटा, एक हफ्ते में पेपर है। विच टू इकोनॉमिक पॉलिसीज डू वी हैव? फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? कि इट टैक्स रेट्स होते हैं और इस पे, और मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट पे। अच्छा, इन दोनों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी हमारे F9 के पेपर पे या हमारी जिंदगी में जो इफेक्ट हम ज्यादा पढ़ते हैं वो ये है कि इन दोनों का इम्पैक्ट आता है ऑन आर कॉस्ट ऑफ डेट। ओके बेटा, क्या ये बात क्लियर है मेरा बच्चा? अच्छा,
अब जब हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम दो हिस्सों से चल रहा है। एक होती है बेटा हमारी कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं, इन विच वी हैव लॉन्ग टर्म गेन्स, विच इज ईदर वी बाय इक्विटी or we buy bonds. Okay. Then we have our money market for short term gains, right? Where we have treasury bills. Will someone tell me what are treasury bills? Treasury bills क्या होते हैं बच्चे? बच्चा कोई ट्रेजरी बिल्स डिफाइन करेगा? Exactly. These are short-term loans issued by the state bank. Okay. Short-term government bonds which we buy from the government. ठीक है. और इसकी फिर हमारे पास रिडेम्पशन वैल्यू निकालनी होती है। इसकी हम रिडेम्पशन वैल्यू निकालते हैं, और ये क्योंकि गवर्नमेंट एंडेड बॉन्ड्स होते हैं तो इनका रिटर्न थोड़ा सा लोअर होता है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कांस्टेंट फ्लो ऑफ कैश फॉर अस। ओके बच्चा, क्या ये बात क्लियर है मेरा बेटा? कैन आई मूव फॉरवर्ड विद इट? अच्छा भाई, अब हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम के बाद बात कर लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। हमारे पास सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है हमारी कमर्शियल बैंक, जैसे मीजान बैंक, अलबरका बैंक, वट एवर बैंक देर आर। देन वी हैव institutional investors. Institutional investors basically means EOBI पाकिस्तान के अंदर पेंशन्स वाले, इंश्योरेंस वाले, ये सब जो इन्वेस्ट करते हैं। एंड द फाइनल द बिग फिश इज आर सेंट्रल बैंक। ओके सर, वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट खेलती है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं सर? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स गवर्नमेंट के हाथ में तीन होते हैं। एक होता है आपका इंटरेस्ट रेट, एक होती है मेरे बच्चों इन्फ्लेशन, और एक होता है एक्सचेंज रेट। बिल्कुल। इसके अलावा जो चौथा है वो है हमारा टैक्स। ठीक है। अच्छा, बेसिकली इन्फ्लेशन और टैक्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा आती है वहां पे टैक्सेशन का भी आपको बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके। इंटरेस्ट रेट, आप जब लोगों से पैसा मांगते हो या जब लोगों से पैसा रोकने की ट्राई करते हो, दैट्स व्हेन इंटरेस्ट रेट कम्स इन। एंड फाइनली यू हैव एक्सचेंज रेट्स। जब आपकी इकोनॉमी का रिस्क बढ़ जाता है तो आपका एक्सचेंज रेट नीचे हो जाता है। ठीक है बच्चा। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट से लेके फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के बारे में और किसी को कुछ पूछना है बच्चा? अमीना, आई होप इट इज क्लियर नाउ। दुआ, अब आपने जो क्वेरी पूछी थी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दैट। दुआ, कितने टर्म्स के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं मेरे बच्चे? दुआ मेरी बेटी, दो टाइप के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है आपके पास। एक है आपके पास लॉन्ग टर्म, और एक है मेरी बेटी आपके पास शॉर्ट टर्म, राइट? अच्छा सर, सर इसके बीच में एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं मीडियम टर्म एज वेल। दुआ, जो लॉन्ग टर्म होता है आपका, दैट इज यूजुअली 5 to 10 years वाली चीजें। मीडियम टर्म इज 1 to 5, एंड शॉर्ट टर्म इज लेस देन 1। ओके, तो ये 5 का मल्टीपल है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 times 5 मीडियम टर्म पे ले आएगा।
5 x 2 लॉन्ग टर्म पे ले आएगा। ओके दुआ। अब अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, आई होप माई राइटिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतनी अच्छी नहीं है, खूबसूरत राइटिंग होती है बहुत सारे टीचर्स की, मेरी नहीं है भाई। अच्छा, दो किस्म की हैं। एक होती है इंटरनल सोर्सेस, और एक होती है मेरे बच्चों आप लोगों के लिए एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस का मतलब क्या हुआ बेटा? वो पैसा जो मेरे पास घर में पड़ा हुआ है। ओके, वो पैसा जो मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, बिल्कुल। अच्छा बेटा, इंटरनल सोर्सेस का मतलब ये हुआ कि वो पैसा जो मेरे पास इंटरनली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है। ओके हुआ। और एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब ये हुआ कि वो पैसा जो मैं बाहर से अरेंज करूंगा। सही है। तो आइंदा अगर आपको ये बात याद करनी हो कि सर इंटरनल कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है, इंटरनल वो है जो अवेलेबल है, एक्सटर्नल वो है जो अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा। अच्छा, इंटरनल में आपके पास सबसे पहले चीज होती है रिटेन्ड अर्निंग। इंटरनल में आपके पास क्या होती है सबसे पहली चीज? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ये बेसिकली आपके शेयर होल्डर का डिविडेंड या रिटर्न, क्योंकि शेयर होल्डर इज मच मोर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट्स, उसको रिड्यूस कर देती है। ओके बेटा। अब अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स की भी बात करता हूं, तो ये मैं अरेंज करूंगा। तो इसके अंदर अब मेरे पास दो चीजें हैं। या तो मेरे पास मैं इक्विटी अरेंज करूंगा, या मैं अपने लिए अब डेट अरेंज करूंगा। ठीक है। अगर मैं इक्विटी अरेंज कर रहा हूं, यानी मैं किसी से ये कह रहा हूं कि भाई आप, बेटा आधे घंटा लेट ज्वाइन किया आपने, मैं आपको 2 मिनट में जवाब देता हूँ। अच्छा, अगर मैं इक्विटी अरेंज कर रहा हूं बेटा, तो इसका ये मतलब है कि मैं अपनी शेयर होल्डर्स को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं उनसे पैसे लूंगा और उनको अपने शेयर्स बेचूंगा। ओके, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अपना बढ़ा लें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ाने के भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। पहला होता है राइट इशू कर दो, यानी डिस्काउंट में करंट शेयर होल्डर्स को दे दो। आईपीओ कर दो, या फिर प्लेसिंग कर दो। ओके, प्लेसिंग का क्या मतलब? डायरेक्टली सेल शेयर्स टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सही है बच्चे। अब अगर मैं मीडियम टर्म पे आ जाऊं, तो मेरे बच्चों मीडियम टर्म के अंदर जो हमारे पास डेट फाइनेंसिंग है वो अक्सर अवेलेबल हो जाती है, जिसमें हमारे पास सबसे कॉमन होता है कि हमने बैंक से लोन ले लिया। ओके, फिर हमने या तो डिबेंचर्स दे दिए, और या फिर हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दे दिए। ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि या तो वो कूपन रेट पे यानी इंटरेस्ट रेट पे वो कूपन दे, हम लोअर इंटरेस्ट रेट पे वो देते हैं, ताकि या तो हम इंटरेस्ट देते रहें, या फिर जब वो मेच्योर हो जाएं, क्या अगर वो मेच्योर हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम शेयर्स दे दें, या फिर हम मेरे बच्चों क्या करें, या फिर हम कैश दे दें। ओके। अच्छा दुआ, फिक्र नहीं करो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर हम शॉर्ट टर्म डेट्स की बात करेंगे, तो इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड क्रेडिट है, और फैक्टरिंग है।
आई होप इनमें से मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वरना अगर फैक्टरिंग बताने की जरूरत है तो फिर तो बेटा मामलात कुछ गड़बड़ है। अच्छा बेटा, अब हमें अगर कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है कि हमें डेट पड़ कितने का रहा है, तो कॉस्ट ऑफ डेट इज वन, वन माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय पीओ, राइट, वेयर आई इज योर एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, and PO is X interest market price of debt। सही है बच्चे? तो हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। सही है बच्चा? अच्छा, ये हमारी वैक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा भाई, हसन हसन राव साहब का है कि सर एजेंडा क्या है। बेटा एजेंडा ये है कि पहले 30 से 45 मिनट्स जो भी चल रहे हैं, आने वाले 15 मिनटों में भी मैं आप लोगों की कुछ टॉपिकल क्वेरीज सॉल्व करूंगा, और आखिरी 15 मिनट आई विल गिव यू अ रिवीजन एजेंडा प्लान, जिसके अंदर आप लोग चीजों को रिवाइज किस तरह कर सकते हो, और आपके एग्जाम डे तक की आपकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों? बेटा, और कोई टॉपिक जिसके अंदर बहुत सीरियस कोई इशू आ रहा हो कि सर आई एम डन विद लेक्चर्स जस्ट राइट अवे, सो कंफ्यूज्ड। अमर भाई की क्वेरी है, हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस, आई हैव ऑलरेडी डिड सम एमसीक्यूज फ्रॉम कैप्लन एग्जाम किट एंड द रिजल्ट हैज बीन 16 to 70%। अच्छा भाई, ये आप बहुत अच्छी जगह पे खड़े हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अब आप टॉपिकल छोड़ दें और ईयरली पेपर्स की तरफ आ जाएं। असाइन योर सेल्फ अ पेपर फ्रॉम माई सीसीए एंड स्टार्ट डूइंग दैट पेपर। लुक एट द एग्जामिनर रिपोर्ट्स एज वेल, ताकि आपको स्ट्रिक्टली ये बात पता चले कि व्हाट एरर्स आर यू मेकिंग। ठीक है बच्चों? रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है बच्चा, मैं करवा देता हूँ। हेजिंग वगैरह के ऊपर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। और किसी के कोई प्रॉब्लम है? दुआ दुआबाजी के तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। नहीं, एहसन भाई आपको कोई प्रॉब्लम? हसान भाई, कैली, डू यू हैव एनी इश्यूज? आप लोगों को मुझे 2 मिनट देने पड़ेंगे, मैं जरा अपने लिए पानी ले आऊं। रिस्क मैनेजमेंट एंड बैक, रिस्क मैनेजमेंट तो मैं करवा रहा हूँ। बैक के अंदर भी कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर तो हमारी बात हो गई है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। क्राउड फंडिंग एंड P2P फाइनेंस, एसएन भाई ये आप अपने साथ रखिएगा पहले। बल्कि आप एक काम करते हैं, पहले आपकी थोड़ी सी क्वेरी सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है बेटा? सॉल्व सारिया, सारिया सॉल्व सीआरक्यूज है ना मेरे, जो सॉल्व सीआरक्यूज की कुछ स्प्रेडशीट्स मेरी बनी हुई है, वो आप केएनएस से ले लीजिएगा, वो आपको केएनएस वाले प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके अंदर मैंने बहुत प्रॉपर्ली सीआरक्यू को सॉल्व किया ऑन एक्सेल, एज वेल एज आगे भी मैंने चीजों को उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो आपको इंशाल्लाह ताला आप केएनएस से ले लीजिएगा, वो आपको इंशाल्लाह दे देंगे, कोई इशू नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट मैं करवा रहा हूँ, वैक में कॉस्ट ऑफ डेट हम कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी मैं करवा रहा हूँ। और इसके अलावा हसान राव की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्राउड फंडिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, P2P फाइनेंस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि बाकी बच्चों को लेफ्ट आउट फील नहीं हो। और दुआ, अगर आपको इसके अलावा भी कोई इश्यूज हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट पीपल एट केएनएस एंड दे विल कनेक्ट यू विद मी इंशाल्लाह। अच्छा एहसन भाई, आपने क्राउड फंडिंग का पूछा है? बिल्कुल, क्राउड फंडिंग का आपने पूछा, और P2P फाइनेंस भी क्राउड फंडिंग का हिस्सा है, राइट? क्राउड फंडिंग, बेटा इसके नाम में ही इसका मतलब है। I just joined, I had problem with back. Can I get the recording link after the class? Yes, you can take the recording link. You can contact the person at KNS and they'll give you the recording link. No worries about it. You can have the recording link. No worries. आप एक चैप्टर की स्पेसिफिक चैप्टर की रिकॉर्डिंग लिंक हम आपको अरेंज करवा देंगे, आप बेफिक्र होइए। ठीक है बच्चों? अच्छा बेटा, अब क्राउड फंडिंग का क्या मतलब है? क्राउड फंडिंग बेसिकली SMEs यूज करती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस।
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इसको ये यूज करती हैं एज अ फंडिंग गैप। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं जो बहुत से लोगों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास भी वो करने के पैसे नहीं है, तो हम ये करते हैं कि भाई हम कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं, उनको हमारा आइडिया पिच करते हैं, नहीं समझ आया तो फिर हम क्राउड फंडिंग की जगहों पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, लिस्ट कराते हैं, जहाँ पे बंदा $1 भी दे सकता है फॉर दिस, ₹1 भी दे सकता है, ₹500 भी दे सकता है, जिसको आजकल के दौर में हम यूट्यूब सुपर चैट कहते हैं या फेसबुक स्टार्स कहते हैं। ओके। तो फंडिंग गैप के अंदर क्राउड फंडिंग के हमारे पास 4 कैटेगरीज। ठीक है। पहली कैटेगरी हमारे पास है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। इक्विटी बेस्ड फंडिंग, इक्विटी बेस्ड फंडिंग का क्या मतलब है कि आपने अपना बहुत छोटा पार्ट ऑफ द बिजनेस लाइक 0.5% दे दिया और उनसे लेट से $800 ले लिए, क्या आप $800 दो और हमारे बिजनेस के 0.5% के ओनर बन जाओ, अब हम जब जब कमाएंगे आपको पैसे देते जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाओ P2P लेंडिंग पे। P2P लेंडिंग या P2P फाइनेंस। बेटा ये पीयर टू पीयर अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेट कर दे एहसन भाई, तो ये पर्सन टू पर्सन से याद रख। एग्जाम्पल लेते हैं, आप और मैं एक टेबल पे बैठे, राइट। ये टेबल है, यहाँ पे एहसन भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पे शरियार भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पे लेट से दुआ बाजी बैठी हुई है, यहाँ पे अमीना बाजी बैठी। ठीक है। हमारा बिल बन रहा है ₹1000 और एहसन भाई की ये थी ट्रीट। ठीक है एहसन भाई। अब हुआ क्या, एहसन भाई ने बोला कि यार अभी एक काम करो, वही जो टिपिकल हमारे पाकिस्तानी बच्चे टोपी कराते, कि सर एक काम करें, आप अभी ₹1000 मुझे दे दें और मैं आपको ये पैसे एट अ लेटर डेट वापस कर दूंगा। लेटर डेट का मतलब लेट से आपने मुझसे बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म लोन मांगा 5 to 10 days का। मैंने बोला ठीक है एहसन भाई मैं आपको दे देता हूं। अब हुआ क्या कि मेरे पास जेब में थे लेट से ₹250, दुआ के पास जेब में थे ₹500 और अमीना के पास जेब में थे ₹250। ठीक है बेटा। तो हमने मिल के आपको ये ₹1000 का गैप ब्रिज करके दे दिया। ओके। आपकी गेयरिंग तो बढ़ गई, आपका डेट तो बढ़ गया, लेकिन आपको दो चीजों में एडवांटेज मिल गया। पहला एडवांटेज आपको यह मिला कि आपको कन्वेंशनल बैंक के पास नहीं जाना पड़ा, जिसने आपका डॉक्यूमेंटेशन में टाइम वेस्ट नहीं किया। ओके। दूसरा, आपको फास्टर मिल गया, यानी क्विकर, आपको चीजें क्विकर हो गई। तीसरा, आपको इंटरेस्ट रेट या तो लो मिला या नहीं मिला, क्योंकि दोस्त आपस में एक दूसरे को दे रहे होते तो नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है रिवॉर्ड बेस्ड कैंपेन। आप मेरे बिजनेस को फंड करो ताकि फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग अ कार, तो मैं इस गाड़ी के स्टार्टिंग के 200 यूनिट्स पे आपको एक स्पेशल इक्विटी डिस्काउंट दूं। ओके। और लास्टली हम ये भी कर सकते हैं, आप में से आपने ब्रेकिंग बैड देखा है एहसन भाई? एहसन भाई ब्रेकिंग बैड देखा है? अच्छा, लास्ट होता है आपका डोनेशन बेस्ड फंडिंग। बेटा हम क्राउड फंडिंग और P2P लेंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। दुआ, उसके अंदर आपको याद होगा कि वॉल्टर वाइट के बेटे ने उसके उसका एक डोनेशन पेज बनाया था उसके अपने बाप के लिए, कि भाई ये तो स्कूल टीचर है, इसके पास तो पैसा नहीं है। तो डोनेशन बेस्ड फंडिंग भी हो सकती है, जिसके अंदर आप 0 इंटरेस्ट के ऊपर किसी से फेवर लेते हो और सब आपको माइक्रो फेवर्स देते हैं। एहसन भाई हमारे सीधे बच्चे हैं, उन्होंने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा। बिल्कुल। एहसन भाई सीधे बच्चे हैं, उन्होंने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा, तो एहसन भाई आपने
जेडीसी के एड्स देखे होंगे, आपने ईदी फाउंडेशन के एड्स देखे होंगे, आप एसआईयूटी का एड देखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई आपकी छोटी सी डोनेशन हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाएगी। तो ये यही होता है कि भाई आप रुपया दे दो, करोड़ लोग अगर मिलकर रुपया रुपया भी दे देंगे तो 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चे। इसका अक्सर सवाल आपके पास थ्योरेटिकल आएगा। ये एक थ्योरी बेस्ड रिक्वायरमेंट है जिसको आपको डिस्कस करने के लिए आ सकता है मेरा बेटा। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम इसके कुछ एडवांटेजेस बताएंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस बताएंगे। जब मेरे बच्चों आप इसके एडवांटेजेस बताओगे तो आप बोलोगे कि भाई हमें कैपिटल की एक्सेस मिलती है, लेकिन कैपिटल लिमिटेड होता है, राइट। स्पीडी होता है, राइट। लेकिन प्लेटफॉर्म चार्जेस भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइनेंस से P2P यूएसडीटी खरीदता हूं तो 4% उसके चार्जेस हैं, राइट। मार्केटिंग आपके बिजनेस को मिल जाती है, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई बहुत ज्यादा प्रोप्राइटरी आइडिया हो, जो चीज दुनिया में कोई और नहीं बना रहा हो, वो आइडिया स्टील हो सकता है। आइडिया कैन बी स्टोलन। ओके बच्चों। सर ये जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये कहाँ का है, ये बेसिकली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर है अगेन। उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट है, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। अच्छा बेटा, वैक वगैरह जो बहुत ज्यादा हमारे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं, लेंदी चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर तो आपको आपके लेक्चर्स देखने पड़ेंगे वापस। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोग बोलोगे तो आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को कोई टॉपिक वाइज लेक्चर्स अगर देखना है तो इंशाल्लाह ताला आई कैन मेक देम अवेलेबल फॉर यू गाइस। अब हमारे पास आखिरी 15 मिनट रह गए। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम स्ट्रैटेजी, और एग्जाम के ऊपर बात कर लेते हैं रादर देन टॉकिंग अ लॉट अबाउट कि भाई ये वाला भी क्वेरी सॉल्व कर दें, ये भी क्वेरी सॉल्व कर दें, क्योंकि वो तो फिर सुबह हो जाएगी एंड वी माइट नॉट बी एबल टू कवर एवरीथिंग दैट वी वांट, राइट। स्टडी अब के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स का सेशन रख लें किसी दिन काइंडली। आ चले, आपकी फरमाइश हमारे पास आ गई है। अगर इंशाल्लाह ताला हमारे पास वक्त हुआ तो जरूर रखेंगे, वरना अगर नहीं हो तो थोड़ी सी माजरत है बच्चा। आ, और कोई फरमाइश, और कोई चीज, या फिर मैं अब अपने आखिरी कुछ, आई थिंक टोटली थ्योरी है, बिल्कुल 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 बेटा, वो टोटली आपके पास थ्योरी थ्योरेटिकल है। वो उसके अंदर इकोनॉमिक्स भी है, उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर भी बात है, तो ये इसको बिल्कुल ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉडल्स आपके बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है। ओके। अच्छा बेटा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमटीक्यूज की प्रैक्टिस। बच्चा, एमटीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए अभी आप जिस स्टेज पे खड़े हो, यू शुड प्रैक्टिस दी लास्ट 5 पास पेपर्स, और फिर इसके बाद आप देखो बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है बट रिटर्न में प्रॉब्लम होता है ना, इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी अजीब सी होती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके पास एक वीक है। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, नथिंग इज लॉस्ट, आप उसको देखें। सर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चांसेस किस चीज के होते हैं? थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, सीआरएस, बेटा तीनों के चांसेस होते हैं। अगर आप सीआरएस की बात करो तो बैक और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिक्स होके आता है हमेशा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस प्योरली थ्योरी का चैप्टर है, लेकिन जब उसके अंदर हम बैक मिक्स कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो न्यूमेरिकल हो जाता है। तो कैन आई मूव फॉरवर्ड? अच्छा बेटा, पहली बात तो ये कि आपका एग्जाम, हमारे बच्चे बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए जो फाइनल एग्जाम टिप्स मैं देना चाहूंगा वो कुछ इस हिसाब से है कि सबसे कॉमन मिस्टेक हमारे बच्चों की ये है कि हमारा बच्चा कैलकुलेशन के ऊपर बहुत बात करता है और थ्योरी को इम्पोर्टेंस नहीं देता। आपका सिलेबस 50-50 के स्प्लिट पे चलता है। 50% कैलकुलेशन के नंबर है, 50% थ्योरी के नंबर है।
तो अगर कोई बच्चा अपनी थ्योरी वीक रख के जाता है तो आई एम सॉरी टू से वो सिर्फ 50% मार्क्स को अपने लिए कैश इन करके जा रहा है, इसके बाद वो गलती करेगा। देखो बेटा, अगर मेरे न्यूमेरिकल्स पक्के भी हैं और वो 50 मार्क्स के आते हैं तो ऑन अ वेरी गुड डे भी मैं 42 45 से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर मेरी थ्योरी बुरी भी है और मैं एवरेज बच्चा हूं तो भी मैं इसमें 32 35 मार्क्स ले सकता हूँ। तो पहली बात तो ये कि अपनी थ्योरी को, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करो। आप आंसर लिखो। देखो, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन को कैप्लन की किट से क्या समझ आ जाती है, थ्योरी कैप्लन की किट से की, तो हमें ये लगता है कि यार यही तो मैं बोलना चाह रहा था, यही तो मैं लिख रहा था, या यही तो मैं लिख रही थी। तो इसको समझने में आपको मजा तो, आपको एक तो थ्योरी लिखने में भी मजा नहीं आता, दूसरा हमारी नेटिव जबान इंग्लिश नहीं है, हम अंग्रेज के बच्चे नहीं हैं। हमें इन चीजों को तमीज से लेके चलना पड़ेगा। जो चीज हमारी वीक है उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों? दूसरा, फॉर्मेट एंड लेआउट्स। जब आप सेक्शन सी अटेम्प्ट करते हो तो ये अक्सर आपके 3 टॉपिक्स में से आते हैं, एनपीवी या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वैक या वर्किंग कैपिटल। ऐसा ही है बच्चा, जब आपको इन 3 के ऊपर ही वर्किंग करनी है तो मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को, जो मेरे रिकॉर्डिंग्स लेते हैं, जो रेगुलर क्लासेस में होते हैं, जो लाइव सेशंस में होते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि बेटा ये 20 मार्क्स आपके फॉर्मेटिंग हैं। इनके टेबल्स को, इनके फॉर्मेट्स को मेमोराइज करो ताकि आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इनको सॉल्व कर सको, ताकि आपको इनके ऊपर मसला ना हो। वहां बैठ के ये नहीं सोचना पड़े कि यार मैं स्टार्ट कहां से करूं, कैश इनफ्लो से क्या आउटफ्लो से। ठीक है? आप इसकी थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा, जहां बहुत ज्यादा टाइम थ्योरी पे लगाओ वहीं पे आपके फॉर्मेट्स भी पक्के होने चाहिए। क्योंकि अगर आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो, आपके फॉर्मेट्स पक्के हैं, आपको जैसे टैक्सेशन की रिक्वायरमेंट करने के लिए आ गई, उसके अंदर व्हाट शुड आई से, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर कैपिटल गेन की, टैक्सेशन की रिक्वायरमेंट करने के लिए आ गई, तो आपको वो रिक्वायरमेंट इतनी मर्तबा की हुई हो कि आपको इसकी स्प्रेडशीट के अंदर काम करना आपको प्रॉब्लम ना लगे। ओके बच्चों? अच्छा सर। यार एक और कॉमन एरर जो मैंने बच्चों में देखा है वो ये है, स्प्रेडशीट का यूज। एहसन भाई, हम सबको स्प्रेडशीट यूज करने का बहुत शौक है, राइट? मतलब हमें वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली फीलिंग आती है जब हम स्प्रेडशीट पे सवाल करते हैं, यस और नो? बहुत मजा आता है स्प्रेडशीट पे सवाल करने में, राइट? लेकिन क्या आप लोग इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि अगर हम एनपीवी का फॉर्मूला लगाते हैं और एक सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है तो हमारी सारी वर्किंग ड्रेन में चली जाती है? यस और नो? सो व्हाई नॉट यूज सिंपल फॉर्मूलाज, सिंपल शॉर्टकट्स? असल में मसला ये है कि जो आप लोगों के टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, वी ऑल आर एसीसीएस। हम सबको बहुत मजा आता है आप लोगों को ये बताने में कि भाई हमने तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, हमने तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, और हम तो भाई सब जानते हैं। मतलब तुम जो सोच रहे हो ना, हम उससे अच्छे अकाउंटेंट हैं। देखो, मैं एनपीवी 5 मिनट में, भाई हम कर सकते हैं, हमारा पेपर भी नहीं है। अगर आंसर गलत आ भी गया तो मैं उसको सही कर लूंगा। तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा पेपर है, तुम्हारे 50 60 हजार लाख रुपए, मैं तुम पे ये रिस्क नहीं ले सकता। यूज सिंपल फॉर्मूला, सिंपल शॉर्टकट, सम, एवरेज, मल्टीप्लाई करना है तो स्टेरिक लगा दो। सिंपल काम करो ना यार, क्यों करना है?
ताकि अगर हमारी इनिशियल गलती लेट से कहीं पे सम करने में हो जाए तो उसको स्टेरिक से मल्टीप्लाई करने में हमें ओन फिगर मार्क, या जिसको हम कॉमन जबान में कहते हैं एरर कैरी फॉरवर्ड का नंबर मिले। ठीक है। बेटा डिस्काउंट रेट्स स्प्रेडशीट में इनबिल्ट होते हैं, लेकिन एग्जाम शीट से निकाल के कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर तुमने एक भी गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप जब पेपर देने बैठोगी तो डिस्काउंट रेट आपको स्प्रेडशीट में मिले नहीं मिले, आपको पेपर के फॉर्म में मिले। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, वो 1/इंटरेस्ट रेट करके वहीं पे दिखा दो। भाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। फ्लेक्स करने में मजा आता है, लेकिन यार फ्लेक्स ना करो, एग्जामिनर है, बहुत बड़ा पेपर है, रिस्क लेना बेकार है। ठीक है, आगे बढ़ूं। यार एक और चीज जो हमारे बच्चे को, स्पेसिफिकली हमारे वो बच्चा जो OA लेवल से आ रहा होता है, उसको बुरी लगती है, वो होता है हेडिंग देनी। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कट मार्कर यूज करो, प्यार से लिखो, इटैलिक कर दो, नहीं। अगर आपका 6 या 10 मार्क वाला सवाल है, राइट, डिस्कशन वाला सवाल है, सेक्शन सी का सवाल है, तो उसमें एक हेडिंग दे दी। हेडिंग का एग्जांपल दें सर, रिस्क ऑफ हाई गियरिंग रेशियो। सही है, आपने ये हेडिंग दे दी, आपने ये हेडिंग दे दी बेटा। अब इसके ऊपर आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख लो, ताकि आपके भी सारे पॉइंट समराइज हो जाए, और इसके बाद आप अगली चीज की तरफ चलो। ओके, आप पूरी पूरी कहानी लिख रहे हो ना, आपको पता है ना एग्जामिनर को पता है कहानी, मतलब प्रोग्राम बढ़ जाए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियोज को मेमोराइज करो, उनकी थ्योरी को मेमोराइज करो, डेज को मेमोराइज करो। दूसरा, ये बहुत टेक्निकल बात है, लेकिन हमारे बच्चे क्योंकि पहली चैप्टर ही इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का करते हैं, वो मोटिवेशन ही अलग होती है, तो हम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। रियल एंड नॉमिनल कैश फ्लो का फर्क याद रखना कयामत तक। फिशर इफेक्ट अगर कहीं लगाना पड़े तो ब्लैंक नहीं हो जाना। इन दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना। नॉमिनल डिस्काउंट रेट दिया हुआ है कि रियल डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, रियल टर्म्स में सवाल हुआ हुआ है कि नॉमिनल टर्म्स में सवाल हुआ हुआ है। प्लीज, अगर रियल है तो रियल रेट, और नॉमिनल है तो नॉमिनल रेट। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा बेटा, एक और चीज जिससे हमारे बच्चों को नफरत होती है, वो होती है हेजिंग वाले चैप्टर से, रिस्क मैनेजमेंट से। वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत होता है, वो बेसिकली उसमें अंग्रेजी ज्यादा होती है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन सी में आए या नहीं है, सेक्शन ए एंड बी में जरूर आता है, प्लीज इसको तमीज से करके जाना। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। मैंने एक रूल बनाया है in which I tell students that there are 3 hours, there are 100 marks, 180 minutes, 100 marks के लिए, तो इट मींस 1.8 मिनट पर मार्क। ओके, तो अगर कोई 2 marks का OTQ है, if there is an OTQ for 2 marks, it should not take more than 4 or 3.5 to 3.6 minutes, to be very precise। नहीं हुआ, आगे बढ़ो, छोड़ दो, बाद में आके देखेंगे। 20 मार्क्स का सेक्शन सी सवाल है। 30
to 35 minutes. That's it. 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए. 10-15 मिनट अपने आप को पढ़ने के लिए और रिवीजन के लिए रखो. ठीक है बेटा? एंड फाइनली वैट की इंटरप्रिटेशंस को समझ के जाना. यानी अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, तो इन चीजों का मतलब क्या है ये जरूर समझ के जाना. कैपिटल स्ट्रक्चर, सीएपीएम, डिस्काउंट रेट, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट, इनके ऊपर थियोरेटिकली प्लीज चीजों को आराम से, प्यार मोहब्बत से समझ के जाना. ठीक है? फाइनल 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 बात करते हैं. एहसन भाई, पासिंग मार्क्स ना इतने, ये भी इररेलेवेंट है, ये भी इररेलेवेंट है, और ये भी इररेलेवेंट. सर हमारी परसेंटेज भाई 50 के ऊपर कोई कुछ नहीं गई. मैं 51 पे भी पास हुआ हूं. नहीं, मैं 51 पे तो नहीं, अल्लाह अल्लाह ना करे. 57 पे एक पेपर में पास हुआ हूं, और एक पेपर पे 50 में पास हुआ. मेरे दौर में उस पेपर को हम P2 कहते थे, आप लोग उस पेपर को SBR कहते हो. राइट बेटा? 50 के ऊपर ना सब बेकार है. हमेशा एक बात याद रखना कि एक चीज है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट. क्या कहते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करना आना चाहिए. कर सकते हो, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा. करना आना चाहिए. जिसको नहीं आता खुदा का वास्ता है, किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है. एक चीज इसको मैं कहता हूँ लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब जो नंबर पक्के हैं उनको पहले ले लो. जो पेपर पढ़ने के जो 15 मिनट दिए हुए हैं ना बेटा, वो बहुत तमीज से यूज करो. पेपर गो थ्रू किया, पेपर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे. तुम्हारे पेपर के अंदर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि तुम्हारे पेपर के अंदर 25 से 30 मार्क्स ऐसे होंगे जो तुम्हें आते होंगे. ठीक है? 25 से 30 मार्क्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे दिमाग में उस वक्त नहीं आ रहे होंगे. और अगेन अगर हम 25 मार्क्स, 50 मार्क्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर तुम थोड़ा दिमाग चलाओगे तो तुम्हारा पेपर हो जाए. तो बेटा जो लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी पहले ये 25 नंबर, इन 50 में से लेट से 30 नंबर, और इन 25 में से 15 नंबर, ये लेने जाओगे तो एक एवरेज स्टूडेंट, मेरे जैसा नालायक बच्चा भी 65-70 नंबर का पेपर सही करके आता. अगर मैं मेरे हिसाब से 70 नंबर का पेपर सही कर रहा हूं तो एग्जामिनर मुझे 100 में से 50 तो देगा और देगा. सही है? एक स्प्रेडशीट को परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है. आप अगर बहुत सारी वर्कशीट्स बना लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा. ओके बच्चों? ओके बच्चों? आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू गाइज. इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो आई एम पुटिंग माई नंबर इन द चैट बॉक्स. यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल हेल्प यू गाइज आउट विद इट. ओके बच्चों? थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑल ऑफ यू. अल्लाह हाफिज.